Good evening to all. In this video, I will conclude the first chapter of Indian economic at the eve of independence. That is the first chapter of Indian economic development of class 12th economics. तो इससे पहले के 4 वीडियो में हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के हम डिस्कस कर चुके हैं और आज इस लास्ट वीडियो में हम बचे हुए 2-3 इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले इट मीन्स कि हमने इस जो चैप्टर है इसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और डेमोग्राफी ये 5 टॉपिक डिस्कस किए और कंक्लूसिवली अगर हम कहें कि क्या कंडीशन थी अगर इफ़ यू कंपेयर द 1947 एंड 2000 and what was the impact of 200 years British rule in our country. So here some points are written and we can easily conclude about the condition of our country at that time, that the constant per capita income over a long period, constant per capita income थी, यानी कि per capita income कुछ नहीं बढ़ रही थी, वो लगभग कांस्टेंट ही थी। दैट मीन्स कि हमारे लोगों की इनकम ग्रोथ नहीं हो रही थी। सेकेंड, इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि 200 साल के अंग्रेजी पीरियड में पूरे टाइम लगभग 200 साल तक और उसके बाद के कई सालों तक जो है मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर बिकॉज ब्रिटिशर्स डिड नॉट डू स्ट्रॉन्ग वर्क फॉर you can say shifting of economy from primary to secondary and from secondary to tertiary. The third thing is that the Britishers introduced the zamindari system in our country that was exploitative system, because you know that zamindari system was just introduced only for the exploitation of the farmers, and Britishers wanted to collect more and more revenue, and that's why they started such type of you can say cruel system in our country. Then you can see here that traditional methods of cultivation था, ब्रिटिशर्स ने कोई न्यू टेक्निक्स और टूल्स और इरिगेशन सिस्टम ये सब डेवलप नहीं किए हमारे कंट्री में जिससे कि एग्रीकल्चर बढ़ सके। हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ फेमाइंस थे उस समय, यानी कि 200 साल के ब्रिटिश राज में कई बार बड़े बड़े अकाल पड़े जिससे हज़ारों लाखों लोगों की डेथ हुई और कंट्री को बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ। और इसके अलावा देखिए डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट ब्रिटिश रूल का हमारे कंट्री में ये रहा कि हमारी जो हैंडीक्राफ्ट्स थे ये हैंडीक्राफ्ट्स को बहुत बड़ा यू कैन से नुकसान हुआ। lot of people became unemployed. All these things were done in our country during the British period. Then inadequate industrialization, और ब्रिटिश पीरियड में किसी भी तरह का इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं किया गया और हमारा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकता था वो नहीं हुआ। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करते हैं, दैट इज़ कि सिस्टमेटिक एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडिया। हाउ कैन यू से दैट ब्रिटिशर्स, इसका कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि वेल्थ ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ या उन्होंने एक्सप्लोटेशन किया। तो ये 2-3 टॉपिक हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि देखिए इंडिया रिमेंड एन एग्रीकल्चर कंट्री थ्रू आउट द ब्रिटिश पीरियड। एग्रीकल्चर सेक्टर रिमेंड टोटली बैकवर्ड। 2 बातें हुई। पहली बात तो ये है कि ब्रिटिश पीरियड में इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर कंट्री बना रहा, हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट रही। और दूसरी बात अगर हम यहाँ देखें तो वो ये है कि एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस तो रही बट लेकिन एग्रीकल्चर का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ और वो बैकवर्ड कंडीशन में ही बनी रही। सेकेंड थिंग, इफ़ यू सी हेयर दैट ब्रिटिश रूल नेवर ट्राइड टू मॉडर्नाइज द प्रिवेलिंग इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। उन्होंने इंडस्ट्री सेटअप नहीं करी, वो कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं की, जिससे कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो बहुत पीछे चली गई। देर वाज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड्स फेमस हैंडीक्राफ्ट, बल्कि हमारे यहाँ पर नई इंडस्ट्री लगाने के बजाय उन्होंने जो पहले से हमारे यहाँ इंडस्ट्री चल रही थी दैट इज़ अबाउट द हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री, उस हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री को उन्होंने ख़त्म कर दिया। Then by following the policy of discriminating protection, Britishers gained complete control over the entire Indian markets. भारत का जो मार्केट है, बाज़ार है, उसको पूरी तरह से उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया
और उसमें वो इंडिया से जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं या रॉ मटेरियल है उसको ब्रिटेन भेजते थे और वहाँ से फिनिश्ड गुड ला करके दे सोल्ड आउट ऑल द आइटम्स एट द हायर प्राइस इन आवर कंट्री एंड दे चेंज इंडिया एज अ इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड एक्सपोर्टर ऑफ द प्राइमरी गुड्स. Then you can see that British rulers gradually transformed the Indian economy into a primary producing country, exporting only agriculture products and raw materials necessary for industries in Britain and importing finished goods from Britain. ये अभी हमने just discuss किया. After that कि to promote foreign trade and to exploit natural resources of India to their advantage, British ruler built up economic infrastructure which includes roads and railways network, ports of shipping, irrigation and electricity etc. ब्रिटिशर्स ने जो भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में काम किया उसके पीछे उनका जो मोटिव था वो इंडिया के नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करना और इंडिया के मार्केट से इंडिया के रिसोर्सेज से मैक्सिमम एडवांटेज गेन करना ये उनका प्राइमरी मोटिव था. Then you can see that the British rulers thoroughly exploited the Indian economy through economic drain. और जितनी भी यहाँ से उनको बेनिफिट हुआ वो सारे का सारा बेनिफिट उन्होंने ब्रिटेन में ट्रांसफ़र किया. ये सारे पॉइंट हम देख सकते हैं रिगार्डिंग द एक्सप्लोइटिव नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल. आफ्टर दैट अब ऐसा नहीं है कि सारा ब्रिटिशर्स का हमारे यहाँ पर जो आना हुआ सब गलत ही गलत हुआ. कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी ब्रिटिशर्स के थे और इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आता है. देखिए पहला हुआ कि सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन. हालांकि हम कम्प्लीटली सेल्फ सफिशिएंसी नहीं हो पाई. कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनिशिएटिव बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट रिजल्टेड इन सेल्फ सफिशिएंट फूड ग्रेन प्रोडक्शन. कुछ मात्रा में कुछ हद तक हम सेल्फ सफिशिएंसी कंप्लीट कर सके. हालांकि एक्चुअल जो सेल्फ सफिशिएंसी थी फूड ग्रेन प्रोडक्शन में ये 1980 में जाकर के मिली. बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमको मिले जैसे कि रेलवे है, जैसे कि रोड है और कुछ सिस्टम इस तरह के डेवलप हुए इकोनॉमी के अंदर. चेक ऑफ फेमाइंस कुछ हद तक रोड और रेलवे बनने की वजह से जो फेमाइन थे उनको भी थोड़ा सा कंट्रोल किया गया. फूड सप्लाई को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हम पहुंचा सके जिससे कि जो इफेक्टेड एरियाज़ हैं वो कम हो गए ड्रॉट के और उसका नुकसान कम हुआ. शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी. ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया की इकोनॉमी मोस्टली बार्टर सिस्टम पर डिपेंड थी. लेकिन जैसे ही हम यहाँ आए यानी कि ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इंडिया के अंदर जो है वो मॉनेटरी सिस्टम शुरू किया. यानी कि जो अब जो लेन देन है वो पैसे के थ्रू होने लगा. RBI 1935 उन्होंने बनाया, ये सब आप जानते हैं. बैंकिंग सिस्टम उन्होंने चालू किया. दैट मे बी आल्सो ए पॉजिटिव इम्पैक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ द ब्रिटिश. देन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. आज का जो हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखते हैं कलेक्टर, SP, तहसीलदार, ये सारा सिस्टम जो था वो ब्रिटिशर्स के थ्रू ही हमारे कंट्री में आया और उन्होंने ही ये सारे सिस्टम हमारे यहाँ पर लागू किया. तो ये भी एक पॉइंट हम इसमें देखते हैं जो पॉजिटिव रहा हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से. और ये कुछ गिने चुने इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जो इस चैप्टर में बच गए. एट लास्ट हम देखते हैं स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. अगर एक ब्रीफ क्वेश्चन आ जाता है या एक कंक्लूडिवली क्वेश्चन आता है कि क्या कंडीशन थी तो उसको हम शॉर्ट में किस तरह से लिखेंगे कि पहली बात तो कि कॉलोनियल इकोनॉमी थी. इन इंडिया कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन is a long history spread over nearly 200 years. Britishers rule resulted in huge drain of wealth. यहाँ से ड्रेन हुआ वेल्थ का इंडिया से ब्रिटेन में. In order to facilitate growing British industry with the supply of raw materials from India. दूसरा, they also encouraged commercialization of Indian agriculture to transform Indian economy into British colony. The impact of British colonial policy was deep in India even at the time of independence. यानी कि जो ब्रिटेन का रूल हमारे कंट्री में हुआ वो बेसिकली वो एज अ कॉलोनियल इकोनॉमी ही किया गया. सेकंड हम देखते हैं कि सेमी फ्यूडल इकोनॉमी. इसका भी एक सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि बाय द क्लोज ऑफ ब्रिटिश पीरियड देयर वर टू एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. द फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूडल सिस्टम. अब ये फ्यूडल सिस्टम क्या है कि द लैंड सेटलमेंट सिस्टम गेव बर्थ टू फ्यूडल रिलेशंस. लैंडलॉर्ड और टेनेंट के जो रिलेशन हुए यानी कि ज़मीन का मालिक कोई और उसका जो टेनेंट था उसका जो काश्तकार था वो कोई और था. ये सिस्टम ब्रिटिशर्स ने ही आकर के हमारे कंट्री में शुरू किया.
The landlord used to charge very high rate of lagan and were very cruel to the cultivators. ये एक इस तरह का फ्यूडल सिस्टम जिसे हम सामंती प्रथा कहते हैं वो हमारे देश में शुरू हुई. इसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री लीड टू क्रिएशन ऑफ टू क्लासेस, दैट इज द कैपिटलिस्ट एंड द लेबर्स. और थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज जो ब्रिटिशर्स ने हमारे कंट्री में शुरू की उससे एक नई क्लास का यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नई क्लास पैदा हुई जो कि पूंजीपतियों को मानी जाती है. और उनके साथ दूसरी जो क्लास हुई वो ही श्रमिक, यानी कि हमारे यहाँ पर दो क्लास सामने आई, एक कैपिटलिस्ट और एक लेबर्स. सो दीज वर सम बैड इफ़ेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल. देन पूरे पीरियड में हमने बात करी है कि इकोनॉमी जो थी स्टैगनेंट थी, किसी तरह का ग्रोथ साइन नहीं दिखा, किसी तरह की डेवलपमेंट नहीं हुआ. केवल 2% आप देखिए कि जीडीपी की ग्रोथ हुई और पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ हुई केवल 0.5%. दैट वाज अ वेरी बैड और एडवर्स इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल. देन इन कंक्लूजन यू कैन से दैट द इंडियन इकोनॉमी वाज अ बैकवर्ड, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी, लो पर कैपिटा इनकम थी, द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर होता था, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट थी और मास लिटरेसी थी, यानी कि इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी. Then you can see the depleted economy or depreciated economy. जो इंडियन इकोनॉमी थी at that time, the independence Indian economy was a depleted economy. Depleted economy refers to an economy where no arrangements has been made to replace the physical assets depreciated due to the excessive use. यानी कि एक तरीके से इंडियन इकोनॉमी और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया गया और उसके जगह पर किसी तरह का कोई रिप्लेसमेंट नहीं किया गया. ये एक डिप्लीटेड इकोनॉमी का इंडिकेशन है. देन यू कैन सी दैट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार इंडियन इंडस्ट्रीज हैड टू वर्क बियॉन्ड देयर कैपेसिटीज, मीट द इंक्रीज डिमांड ऑफ प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा फॉर द ईयर. हाउएवर ब्रिटिश रूलर डिड नॉट मेक एनी अरेंजमेंट्स टू रिप्लेस द depreciated physical assets. As a result, British rule had left seriously depleted economy. और जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लोटिव फॉर्म में, यानी कि बहुत ज़्यादा उन्होंने नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लोटेशन किया. इंडस्ट्रीज़ जो इंडिया में थोड़ी बहुत सेटअप हुई थी उन इंडस्ट्रीज़ ने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा जा कर के काम किया, तो एक शॉर्टेज बहुत सारे रिसोर्सेज की हुई जिसको हम डिप्लीटेड इकोनॉमी कह रहे हैं, और एक डिप्लीटेड इकोनॉमी की प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी हुई. Then you can say about the imputed economy. Now here see what is the imputed economy. That the British policy of divide and rule always promised a discrimination between the various groups of the basis of religion, caste, language and culture. तो आप सब जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर काम किया, जिससे कि हमारे कंट्री में जो एक इंटीग्रिटी है उसमें थोड़ी कमी आई. As a result, on the eve of independence, country was geographically divided into two parts, that is India and Pakistan, and the partition of the country virtually disrupted the Indian economy due to the problem of rehabilitation of large number of refugees from Pakistan and shortage of raw material for jute and cotton. दो बड़ी प्रॉब्लम हुई इस पार्टीशन से कि एक तो पाकिस्तान से जो बहुत सारे लोग आए उनको हमको यहाँ रखना था, रिफ्यूज़ीज़ थे उनको हमें अपने कंट्री में एडजस्ट करना था, और दूसरा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में कई हमारे जो इलाके थे वो चले गए एंड दे वर द मेन सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल, जिसका हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ. तो फ्रेंड्स, दिस इम्पोर्टेंट टॉपिक अबाउट द फर्स्ट चैप्टर एंड इन दिस लास्ट माई वीडियो आई हैव completed all the topics of this chapter Indian economy at the eve of independence. हमने इसके 5 पार्ट में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है, तो आप ये पांचों पार्ट देख करके इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं. एंड आई होप you like all these videos, so please share and like my videos.